अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियों और PTI के एहतजाजी कॉल के बीचों बीच आइनी तरामीम का काम भी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। पहले आइनी तरामीम का शोर तो बहुत था, लेकिन मुसव्विदा किसी के पास न था। हत्ता के वज़रा खुफिया तरामीम से लाइल्म थे, लेकिन अब एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि तीन मुसव्विदे सामने आ चुके हैं। अब एक पुराना मुसव्विदा है जिसे नून लीग का कह लीजिए, दूसरा अपडेटेड मुसव्विदा पीपल्स पार्टी का है और तीसरा मुसव्विदा मौलाना साहब यानी JUI का है। वैसे तो हुकूमत और JUI के ड्राफ्ट में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो बड़ा है कि रात को दिन और दिन को रात बना दे। यानी मौलाना फजलुर रहमान का एक ऐसा नुक्ता है जो कि पूरा जो हुकूमती मंसूबा है उस पर पानी फेरने से कम नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल वफाकी आइनी अदालत बनाना चाहता है, जिसका अपना अलग से चीफ जस्टिस होगा। सुप्रीम कोर्ट से सारे आइनी और बड़े सियासी तनाज़ात, ये जो मामलात है, ये नई आइनी अदालत में जाएंगे और इस कोर्ट के फैसले फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं होंगे। आज ये आइनी अदालत पाकिस्तान में होती तो आर्टिकल 63A प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑर्डिनेंस, मखसूस नशिस्तें, नजरसानी केस जैसे तमाम अहम मुकदमात इसी अदालत में सुने जा रहे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास महज जायदादों, चोरी डकैती, सजाए मौत के खिलाफ अपीलों जैसे ऐसे ही मुकदमात बचते। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत नाम की सुप्रीम रह जाएगी। काबिल गौर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लगभग 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से 33,000 सिविल हैं, 10,500 फौजदारी मुकदमात, 2,000 नजरसानी की दरख्वास्तें और 28,000 जो हैं वो अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं 28। इन ज़ेर इल्तवा केसेस में लगभग 175 के करीब आइनी मुकदमात पेंडिंग है। यही वजह है कि JUI ने नई आइनी अदालत के क़याम को गैर ज़रूरी करार देकर हुकूमत का साथ देने से इनकार किया है और अपने मुसव्विदे में तजवीज़ दी है कि नई आइनी अदालतों की जगह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस बना दिए जाएँ। तजवीज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच, जबकि हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच बनाए जा सकते हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक आइनी अदालत है, तो इसकी मौजूदगी में नई अदालत की आखिर ज़रूरत क्या है? क्या महज 176 मुकदमात निपटाने के लिए मुआशी बदहाली में फंसी कौम पर नए जज, नया अमला, नई तनख्वाहें, मरात, इमारत, इस सब का बोझ क्यों हुकूमत डालना चाहती है? हुक्मरान इत्तेहाद इसका जवाब ये देता है कि यही 1-2% मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का 90% टाइम खा जाते हैं। इसलिए नई आइनी अदालत की ज़रूरत है, बल्कि शदीद ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सिर्फ आइनी अदालत और आइनी बेंच पर ही डेडलॉक नहीं, बल्कि 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरामीम पर भी अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि हुकूमत के लिए आइनी तरामीम चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मौजूदगी में ही क्यों ज़रूरी हैं? हुकूमती इत्तेहाद ये दावा भी कर चुका है कि मौलाना तरामीम में वोट ना भी दें तो हम नंबर्स पूरे कर लेंगे। जाहिर है इन नंबरों को हुकूमत ज़मीर के वोट का नाम दे रही है, जबकि अपोजिशन दबाव और हॉर्स ट्रेडिंग मानती है। इन नंबरों को हुकूमत 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए हर सूरत चाहती है और अपोजिशन अपने मेंबरान को अगवा बराए वोट से छुपाए फिर रही है। इन नंबरों के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर आर्टिकल 63A पर नया फैसला भी लाया गया। इन नंबरों को पूरा करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। इन नंबरों को पूरा करने के लिए ना जाने अभी क्या कुछ होना बाकी है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। कामरान साहब, पिछले एक हफ्ते से बहुत सी मुलाकातें हो चुकी हैं आप लोगों की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग के वफूद की, PTI के साथ। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मुसव्विदा आप लोगों का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर डेडलॉक है? आइनी अदालत की जगह आप लोग चाहते हैं आइनी बेंच बना दिया जाए, कमीशन होना चाहिए, या इसके अलावा भी कहीं डेडलॉक मौजूद है? देखिए, इनफैक्ट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि प्रपोजल वहां से आई है तो हमने फिर उसको काउंटर करना था, उसके अगेंस्ट जो है ना हमने अपनी काउंटर सजेशंस, काउंटर प्रपोजल्स देने थे। तो जो गवर्नमेंट का 56 क्लासेस का ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसके अगेंस्ट जो है ना फिर हमने 24 क्लासेस जो है ना वो अपने दिए, बना के तो पहले से रखे हुए थे। अब फिर उसके बाद पब्लिक कर दिए, कल के बाद पब्लिक कर दिए थे हमने। तो बात यह है कि ये केस मैनेजमेंट से ये मामला हल हो सकता है अगर नीयत मैं नहीं कहता कि दूसरों की नीयत ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ कि अगर हमारी नीयत ठीक हो
चले JUI की नहीं है, ठीक हो तो फिर जो है ना इसको सिर्फ केस मैनेजमेंट से जो है ना वो बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि फ़र्ज़ करिए कि वो बहुत टाइम लेते हैं, चले चीफ जस्टिस जो है एक जाने वाले तो अब जाने उनका 10 दिन रह गए, तो या उनके पास या उनके बाद आने वालों के पास या उनके तमाम की तमाम कोर्ट के साथ जो है ना वो एक मुशावरत हो सकती थी कि ये सारा जो है ना केसेस 250 केसेस के लिए आपने जो है ना 20% या 15% टाइम रखा हुआ है। हाँ। ये क्या तरीका है? आप इसको उतना ही चलाइए जितना दूसरे केस, ये दूसरे केस भी इतना ही अहम है। अगर किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, किसी की जायदाद इज्जत का सवाल है, तो वो भी इतनी अहम है। तो आप ये कह रहे हैं कि अदालतें अगर ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएं कि सिर्फ जो 176 मुकदमात है सारा टाइम उसको ना दें, आप इंसाफ करें, हर केस को टाइम मिलना चाहिए, हर केस अपनी जगह पर उतना ही इंपॉर्टेंट है, यही तो हुकूमत कहती है। अगले 3 महीने में अगर ये तहिया कर ले सुप्रीम कोर्ट, तो अगले 3 महीने में ये सारा मामला खुद ब खुद ठीक हो सकता है हमारी किसी तरमीम के बगैर, अगर ये सुप्रीम कोर्ट तहिया कर ले। बाकी जो है ना अगर वो फिर आपका कैमरा जो है ना वो फिर लोगों को उकसाए और उसके बाद जो है ना वो कैमरे के सामने बड़े बड़े लोग बैठ के जो है ना वो इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर जो है ना मामला ठीक होने के नहीं है। फिर जो है ना फिर वो टिकट चलते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो अच्छी बुरी बातें चलती हैं, किसी की इज्जत होती है, किसी की बेइज्जती होती है। तो इस तरह के मामला जो है ना वो फिर इससे जजेस जो है ना वो भी जो है ना वो इंजॉय करने लग जाते हैं जैसे हम पॉलिटिशियन करते हैं। तो फिर न करिए इस बात को, उनको कहिए, उन पे कैमरे पे पाबंदी लगाइए, उनको कहिए। देखिए हुकूमत तो आईनी अदालत के इससे पीछे मुतालबे से इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो बिलावल साहब तो कहते हैं कि ये कायदे आज़म का जो था ना, ये कायदे आज़म का ख्वाब था। तो बात यह है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और आप लोग कह रहे हैं कि आईनी बेंच बना दिया जाए, तो ये मामला फिर कैसे हल होगा? मैं कायदे आज़म के ख्वाब में ये शरीक नहीं था, तो कोई और दोस्त अगर शरीक था उन्होंने वो ख्वाब, उन्होंने एपेक्स कोर्ट जो है ना, हम इसी सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कहते हैं, आप उसको सुप्रीम कह लीजिए, उसको एपेक्स कह लीजिए, उसको कुछ और कह लीजिए जो जिससे जो है ना तासुर बड़े का हो। तो ये जितनी अदालतें इस वक्त मौजूद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट्स, ये सारी दस्तूरी अदालतें हैं। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स जो है ना वो जो स्टैट्यूट की पैदावार है, और बाकी ये 2 अदालतें तो कम से कम जो है हाई कोर्ट। और आप लोग समझते हैं कि 2 चीफ जस्टिस नहीं हो सकते? नहीं, तो इस मुल्क में ये आपने अयाशी कर दी है। ये 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, और ये सारी हाई कोर्टों में, और फिर उसके बाद जो है ना उसी तरह से बिल्डिंग चाहिए, उसको स्टाफ चाहिए, पूरे का पूरा सेक्रेटरीट बनेगा, और उसके बाद ये 175 केसेस पूरे करके फिर जो है ना हम जो ना वो सोच में बैठ जाएंगे कि अभी क्या। जाहिर है जो बात ये आप अभी कर रहे हैं, जब पीपल्स बिलावल साहब मिलते हैं, नून लीग के लोग मिलते हैं, ये बातें जाहिर है आप उनसे भी तो करते होंगे ना कि क्या ज़रूरत है, अगर अदलिया ही अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा ले तो ये सब मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जब ये उज़र आप उन लोगों के सामने रखते हैं तो उधर से जवाब क्या आता है? हम उनके सामने रखते भी हैं, सारा कुछ शायद उनको समझ भी अच्छी तरह से आती है। वो इस बात पे शायद सोचने लग गए हैं कि ये वाकई जो है ना 250 केसों के लिए एक अदालत, ये तो इस वक्त तो एक मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये बात एक मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, मगर आम पब्लिक पे तो ये बात सोचने लग जाएगी ना कि कर क्या रहे हैं ये हुकूमती इत्तेहाद जो है ना। बाकी तो हम जो है ना आनों और टकों के लिए खैरात मांगते हैं दूसरे मुल्कों में जाके, हमारे पास जो है ना वो डंग टपाने के पैसे नहीं है, दूसरे दिन चलने के पैसे नहीं होते। हम जो है ना बड़े शादियाने बजाते हैं जिस दिन हमको कोई कर्जा मिलता है, हालांकि उसके ऊपर हमको एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है ना सूद के मद में देनी पड़ती है, और ये कोई अच्छी बात नहीं होती कर्जा लेना या उसके ऊपर सूद अदा करना और कौम को सूद के अंदर फंसाते जाना। हम सारा उस पर बड़े खुश होते हैं, मगर इसके साथ साथ हम इस पर भी बड़े खुश होते हैं कि एक और जो है ना हमने जो ना वो एक ऐसा जो है ना दरबार सजा लिया है जिसमें बैठ के फिर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, 10, 20, 30 यहाँ पे बैठे होंगे, हाई कोर्ट्स में 10, 20, 30 लोग होंगे, और उसके बाद जो है ना उनकी वो चंद केसेस जो खत्म हो जाएंगे या चंद दर्जन केसेस जब खत्म हो जाएंगे, फिर दिन जो है एंजॉय करेंगे उसको। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA के रहारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल एक मुल्क दुश्मनी है। तहरीके इंसाफ को कोई परवाह नहीं कि इस रोज़ दुनिया भर से हेड ऑफ द स्टेट्स पाकिस्तान में होंगे। तहरीके इंसाफ शंघाई कॉन्फ्रेंस को लेकर रियासत और सियासत में शायद फ़र्क भूल गई है। ये है हुकूमत के सियासी शिकवे, ये अपनी जगह दुरुस्त भी हैं, लेकिन हुकूमत एक ऐसा दिन भी हमें बताए जिस रोज़ शंघाई कॉन्फ्रेंस की वजह से मतनाज़े यानी तरमीम लाने का काम रोका हो, नंबर पूरे करने की कोशिशों को मुलतवी किया हो, या फिर कवानीन को बदलने में कोई तातुल आया हो। जहां हुकूमत 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल देने पर PTI पर सवालात उठा रही है, एतराज़ात उठा रही है कि हर अहम मौके पर PTI एहतजाज या धरने की कॉल क्यों देती है। वहीं पर हुकूमत पर भी सवालात उठ रहे हैं कि इसने 18 अक्टूबर तक अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई है। PTI की अवलीन शर्त अभी भी यही है कि अगर हुकूमत PTI क़यादत को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दे तो एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाएगा। अब हुकूमत एहतजाज के फ़ैसले को मुल्क दुश्मनी कह रही है और इस शर्त को ब्लैकमेलिंग का नाम दे रही है। ख़बरें आ रही हैं कि एहतजाज की कॉल को लेकर PTI के अंदर भी राय तकसीम है। कोई एहतजाज के हक़ में है तो कोई एहतजाज ना करने का मशवरा दे रहा है। सवाल ये है कि बैनुल-अक़वामी मेहमानों की मौजूदगी में एहतजाज की कॉल देकर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और सियासी गलती करने जा रही है। अगर PTI का रवैया या फैसला मुनासिब नहीं तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद, जिसे एक सियासी जमात पर मुल्क दुश्मनी के लेबल लगा रहा है, क्या वो ठीक है। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी इंतहाओं से पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है। सियासी डेडलॉक को तोड़ने के लिए डायलॉग के ऑप्शन पर कोई क्यों नहीं आ रहा है। सवाल ये भी है कि हुकूमत जो आईनी तरमीम करने जा रही है, इससे सियासी अदब इस्तेहकाम ख़त्म होगा या मज़ीद बढ़ेगा। मैं इसी पर बात करूँगी। मुझे सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। दुरानी साहब, डेडलॉक तो एक अरसे से है हुकूमत के दरमियान, PTI के दरमियान, ख़ासकर 8 फरवरी के इंतखाबात के दरमियान ऐसा डेडलॉक जो ख़त्म तो करने की कोशिश भी नहीं की गई, दोनों तरफ से कोशिश नहीं हुई, और अब ये डेडलॉक बिल्कुल ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मतनाज़े आईनी तरमीम का मामला बीच में आ गया है। अब आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की जो कॉल है शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर सोच समझकर, टाइमिंग को इम्पोर्टेंट समझकर, जानबूझकर ये दी है ताकि आईनी तरमीम के मामले पर भी, इस मामले को भी ख़राब किया जा सके। शंघाई कॉन्फ्रेंस जब हेड ऑफ़ द स्टेट्स आ रहे हैं तब इस मामले को ख़राब किया जा सके। क्या तहरीक इंसाफ की सियासी गलतियों पर गलतियाँ किए जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मफाहमत ही मसले का हल है और मफाहमत को जब भी अपनाया जाएगा मसले हल होंगे। मुझे OIC कॉन्फ्रेंस का उस दिन किसी ने क्लिप भेजा हुआ था जिसमें वो शहबाज साहब और बिलावल साहब उसके बारे में उस वक्त बड़ी सख्त बातें कर रहे थे कि ये नहीं वो आपने सब चीज, तो ये तो चलता रहता है सियासत में। लेकिन मैं अब इस मौके पे एक अच्छी खबर भी आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छी खबर यह है कि चंद दिन पहले हमने देखा था KPK के वज़ीर आला आ रहे थे और खंदकें खुदी भी थी, आंसू गैस चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। उससे अगले दिन मैं खुद भी गया, KPK असेंबली में गया, वहाँ सबसे मिला, तो वहाँ पे मतलब बहुत ही एक अपनायत थी मेरे लिए। कहीं आंसू गैस नहीं थी, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। पंजाब की कोई लाइन नहीं थी और कोई डिफरेंस नहीं था। तो वहां पे बातचीत भी यही हुई, फाटा से शुरू हुई। फाटा में वो जरगे का मामला भी चल रहा था। अब आप देखें कि KPK में क्या हुआ। KPK में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो अपरेंटली फॉर्म 45 की हुकूमत, द ओनली फॉर्म 45 गवर्नमेंट उसको कहा जा सकता है। उसने आगे बढ़ के ऑपोजिशन, पीपल्स पार्टी और तमाम हुकूमत के वो इंटीरियर मिनिस्टर जिनसे एक दिन पहले मैच चल रहा था, उन सब के साथ बैठ के एक पश्तून जिरगे का एक इनिशिएटिव लिया जो आज ठंड का सबब बन रहा है। Do you really think कि उनकी ख्वाहिश पर हुआ है या किसी और की ख्वाहिश पर बैठे हैं सब लोग? बड़ी मासूमाना सी बात लग रही है आपकी। हाँ नहीं, ये मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बैठे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि यही वो काम है जो अब एस्टैब्लिशमेंट को करना चाहिए कि आप अगर वो खुद बैठे हैं तब भी उन्हें यही कुछ करना चाहिए, अगर PTI वालों ने बिठाया है तब भी यही कुछ करना चाहिए, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने बिठाया तब भी यही कुछ करना है। इस वक्त
जो अगर मैं आप, चूंकि मेरा एक पहले से मतलब कंसिडर्ड व्यू पॉइंट है, मैं समझता हूं कि फॉर्म 45 की हुकूमतें बनते ही स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में। इसलिए केपीके में एक नुमाइंदा हुकूमत है, नुमाइंदा हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, हुकूमत ने कहा, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, वजीर आजम ने कहा, जिसने मर्जी गवर्नर ने कहा, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, चारों ने इकट्ठे बैठ के फोटो बनाई और उसके बाद वो अमल शुरू हो गया। तो उसके लिए तो फिर वेट करना पड़ेगा ना उस फैसले का कि पता चले फॉर्म 45 वाली हुकूमत बैठी है या फॉर्म 47 वाली बैठी है। फिर तो सारे काम एक साइड पर लगा दे, फिर इस चीज का इंतजार कर लेते हैं, फिर मफाहमत की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं उसी की एक उसकी वो बता रहा हूँ, सीन बता रहा हूँ। केपीके के अंदर अगर जहां पे बंदूकें और गोलियां चल रही थी, अगर वहां पे मफाहमत हो सकती है तो मरकज में क्यों नहीं हो सकती? चले 47 वाले बैठे हुए हैं तो अब तरमीम के ऊपर भी तो बातें कर रहे हैं ना आपस में, तो क्यों नहीं मफाहमत की बात कर लेते? क्यों नहीं सारे बैठ के ये कहते कि जी एससीओ, मैंने तो तजवीज भी यही दी थी, आपको पता है, कि एससीओ कॉन्फ्रेंस तक तमाम तरमीम के इश्यूज जो है हटा दें। और मेरा आज भी ये ख्याल है कि इस वक्त अगर केपीके में मफाहमत इन एक्शन आ सकती है, ये रियली इट्स द रियल फॉर्म ऑफ ये मफाहमत इन एक्शन। अब दैट वाज आइडियल पिक्चर, बड़ी आइडियल सी पिक्चर लग रही थी इस सिचुएशन में जो चल रहा है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, देखें कितनी आइडियल, और यही आइडियल पिक्चर क्या इस्लामाबाद में नहीं बन सकती? बन सकती है। अभी भी देखें, अगर उसके अंदर एक कमेटी रूम के अंदर बनी हुई है तो पब्लिक के सामने क्यों नहीं बन सकती? आपने आईनी तरमीम करनी है तो कोई, चलो आपका मैंडेट है या नहीं है इसको एक साइड पे रखते हैं, उसका प्रोसेस शुरू करें। क्या है, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, उस पे जिरगा बैठे, उस पे डिस्कशन हो, डायलॉग हो। यही तो मसला है, आईनी तरमीम पर ना कोई बैठ रहा है उस तरीके से, ना शेयर किया जा रहा है। एमक्यूएम की सुन लें, एमक्यूएम कह रही है, जो इनकी इत्तेहादी है, कि ये उसूली तौर पर तो आप ये लोग नहीं कर रहे हैं, हुकूमत तो सियासी मफादात को देखते हुए कर रही है आईनी तरमीम। ये उनके इत्तेहादी जब ये कह रहे हैं कि उन्हें मुसव्वदे का ही नहीं पता, नून लीग के आधे से ज्यादा लोग हैं उनको मुसव्वदे का नहीं पता, तो यहाँ किस मुफाहमत की हम लोग तवक्को करते हैं दुरानी साहब? तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि जिस किसी ने भी केपीके में मफाहमत कराई, आज उसकी ड्यूटी है कि वो मरकज में भी मफाहमत कराए और बाकी सूबों में भी मफाहमत को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करे, एक कौम की। देखें, आपको पता है मैंने इलेक्शन से पहले नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी, वो मफाहमत की बात थी। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त हमारी मईशत, हमारा टकराव हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब आईनी तरमीम क्या है भाई? आईनी तरमीम के पीछे ऐसे लगता है जैसे 25 तारीख का रॉकेट लगा हुआ है कि वो तरमीम है जिसने 25 तारीख को जाके फलां जगह पे जमीन पे गिरना है। लाहौल वाला यूं आईनी तरमीम होती है। आईनी तरमीम हमने कई देखी है, कई की है, कईयों से गुजरे। वो तो एक प्रोसेस, 2 महीने का प्रोसेस, 6 महीने का प्रोसेस, 2 महीने का आईन साजी का प्रोसेस देखिए। आपको क्या लगता है हुकूमत को इतनी उजलत क्यों है? हमने 18वीं तरमीम में भी कंसेंसस होते देखा है, उसके बाद भी हुई है 24वीं 25वीं, हमने देखा है कंसेंसस। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत खुद जो है वो एक, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे टॉडलर्स की एक गवर्नमेंट है। मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं आ जाते वो आपस में, कोई जनाब कोई गूगल पे बैठा हुआ जो है कायदे आजम की तकरीर निकाल रहा है जो किसी के नाना ने नहीं पढ़ी थी उसने पढ़ ली है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। बात यह है कि इस वक्त गालिबन इन्हें कोई छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट्स नजर आ रहे हैं। कोई कहता है जी हमारे पे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है, कोई कहता है जी हमारे ऊपर जुडिशरी का दबाव है, कोई कहता है जी अगर हमने ये ना किया तो आने वाली जुडिशरी हमें खा जाएगी। भाई कोई किसी को नहीं खा सकता, जुडिशरी जो भी आएगी वो। ये तो हुकूमत का कंसर्न है ना, ये आप हुकूमत का कंसर्न है ना, जो बात कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब आए। ये बात तो चंद रोज पहले इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने भी की कि मुझे नहीं लगता कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं तो बाकी जो जजेस होंगे उनको वो कंट्रोल कर सकेंगे। मींस के वो उन पर उनको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उन पर एतमाद ही नहीं कर रहे हैं। दूसरे तहरीक इंसाफ की सुन लें, उनको ये लगता है कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इदारों में बैठी पर्सनैलिटीज को हमारे सियासतदान मतनाज़े बना चुके हैं।
देखें, इदारों में बैठे हुए किसी फर्द को कोई सियासतदान मुतनाज़े नहीं बना सकता, बिलखसूस अदलिया। ये मैंडेट ही नहीं है किसी सियासतदान का। कोई बच्चा तो ये कर सकता है, इधर भी बच्चा कर सकता है, उधर भी बच्चा कर सकता है, लेकिन एक सियासत में बैठा हुआ एक पार्टी का लीडर किसी जज के बारे में, और वो भी द सीनियर मोस्ट जज के बारे में क्वेश्चन करता है, वो तो अगले दिन उसे घर से निकले तो उसको, हर इंटेलेक्चुअल को उसकी तरफ जो है उन आंखों पे देखना चाहिए कि शर्मिंदगी से उसको शर्म आ जाए। बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान मोहम्मद रानी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के मुतालिबे पर 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त तो दे दी है। तो इस इजाज़त के साथ क्या आप समझ लिया जाए कि मिल मालिकान गन्ने के काश्तकारों को उनकी अदायगियाँ बर वक्त कर देंगे। अच्छी बात यह है कि हमारी शुगर इंडस्ट्री मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाती है। हर साल पाकिस्तान में लगभग 70 से 80 लाख टन चीनी पैदा होती है, जिसमें से लगभग 10 लाख टन चीनी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा की होती है, जिसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। चूँकि एक्सपोर्ट में मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए मिल्स मालिकान हुकूमत से एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांगते हैं और हुकूमत चीनी के गोदामों में मुल्क की ज़रूरत का मुनासिब स्टॉक देखती है, उसको यकीनी बनाती है कि मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है, उसके बाद फिर इजाज़त देती है। अगर हमारी मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा चीनी दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट हो जाए तो मिल्स मालिकान को डॉलर्स कमाने पर फ़ायदा तो ज़रूर होगा, बल्कि मुल्क में डॉलर्स भी आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शॉर्टेज पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ अगर चीनी गोदामों में पड़ी रहे और अगला गन्ने का क्रशिंग सीज़न शुरू हो जाए तो शुगर मिल्स मालिकान किसानों के ख़रीदे गए गन्ने की पुरानी अदायगियों के काबिल रहते हैं, ना ही नई प्रोडक्शन शुरू कर पाते हैं। लिहाजा चीनी के स्टॉक पर एक जो मेंटेन इसको करना है, तवाज़ुन रखना है, ये हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी पर हर साल सीज़न से पहले हम देखते हैं एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है। अब गड़बड़ कहाँ होती है? जहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के आदादोशुमार में फ़र्क आ जाता है। यानी मुल्क में इतनी चीनी है ही नहीं जितनी एक्सपोर्ट कर दी गई। सारी चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पर शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, फिर चीनी क्या होगा, बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए हुकूमत चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहती है। दूसरी तरफ शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गवर्नर स्टेट बैंक को एक ख़त लिखा जिसमें अपील की कि बैंकों के शुगर मिलों को दिए कर्ज़ों की अदायगी की तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई जाए। एसोसिएशन ये समझती है कि मिलों को गन्ना आने के 15 दिन के अंदर तमाम काश्तकारों को अदायगियाँ करना होती हैं। साल भर की चीनी की 3 माह के अंदर अदायगी के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना मुमकिन नहीं। शुगर मिलों के लिए 30 सितंबर 2024 तक बैंकों के कर्जे तकरीबन 200 अरब रुपए के बकाया जात क्लियर करना बड़ी नामुमकिन है। अगर हुकूमत इजाफी चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त के साथ साथ मिल्स मालिकान के कर्ज वापसी में रिलीफ दे दे तो क्या गन्ना उगाने वाला जो किसान है क्या फिर बर वक्त अदायगियाँ उसको मुमकिन हो पाएंगी? इस सवाल का जवाब लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर शुगर मिल्स एसोसिएशन मोहम्मद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब आपका। रफ़ीक साहब, इस वक्त जो कहा जा रहा है 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली है, इसके लिए 2 समरियाँ हुकूमत तक गई थी जिन पर यह फैसला हुआ। ये 2 समरियों की क्या कहानी है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक्चुअली समरियाँ तो इससे ज़्यादा हैं। समरियाँ तो पिछले मेरा ख्याल है अप्रैल से शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग्स हो रही हैं, तब से हर मीटिंग में समरी जाती है ECC में। तो एक्चुअली ये है कि कुछ 2-1 हफ्ते पहले या 2-3 हफ्ते पहले एक और पहले परमिशन मिली थी 1 लाख टन की, और 40,000 टन ताजिकिस्तान के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर दूसरी समरी अब पुट हुई है रिसेंटली, जिसके ऊपर 5 लाख टन की इजाज़त दी है। तो इसको 2 कह रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी जो भी ECC की मीटिंग हुई है, हर ECC की मीटिंग में समरीज पुटअप होती हैं। सही। तो दोनों समरीज में किसी किस्म का डेटा में डिफरेंस नहीं है। शुरू में अब देखें जो कैरी ओवर स्टॉक हमारे पिछले साल से आए हैं वो हमारे आपस में एग्रीड हैं।
जो प्रोडक्शन पिछले सीज़न में हुई है वो एग्रीड है। टोटल स्टॉक्स जो हमारे पास अवेलेबल थे कंजम्पशन के लिए 75,50,000 टन वो भी एग्रीड है। अब जहाँ डिफरेंस आता है ना वो गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट का डिफरेंस आता है कि गवर्नमेंट हर मीटिंग के ऊपर अपना एक व्यू पॉइंट लेती है कि क्या इस स्टेज पे क्या डिसीजन लेना है। तो व्यू पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, समरीज में तो डेटा में तो किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। अब गवर्नमेंट ने ये देखना हुकूमत को भी तो तसल्ली करना होती है ना कि जो स्टॉक में चीनी पड़ी है क्या जो समरी दी जा रही है वो उसके मुताबिक हुकूमत ने भी तो चेक एंड बैलेंस रखना है कि वो एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें और उसके बाद पता चले कि अपने मुल्क में ही शॉर्टेज पैदा होगी और फिर बाद से आपको इम्पोर्ट करनी पड़े। तो हुकूमत का एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम तो है ना। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को काफ़ी इस तरह की चीज़ें देखनी होती हैं। आप देखें ना मीडिया में ये भी होता है ना कि एक्सपोर्ट इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग ना, जब एक्सपोर्ट एक हो जाती है और किसी वक्त बाद में शॉर्टेज हो जाए तो फिर कहते हैं देखें जी चीनी इन्होंने पहले एक्सपोर्ट करवा दी और अब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना होता है। उसके बाद उसको कंजम्पशन पैटर्न का देखना होता है। उसके बाद फिर वो ये देखते हैं कि अगले साल के लिए क्या रिजर्व रखना है। तो अभी ये इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो इन्होंने एक बड़ी परमिशन दी है उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने ये सोचा, ये कहा कि पिछले साल 25 नवंबर को जब मिलें चली थी तो उस वक्त 8,25,000 के स्टॉक्स पिछले साल से कैरी ओवर हुए थे। तो उन्होंने कहा जी हम 8,25,000 टन जो है ना ये कैरी ओवर रखेंगे। दूसरा, उन्होंने पिछले 10 महीने की जो एवरेज कंजम्पशन पर मंथ थी वो 5,60,000 टन थी। तो उन्होंने कहा कि हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए भी 5,60,000 टन पर मंथ रखेंगे और ये सारा करेंगे। लेकिन अभी सितंबर की जो कंजम्पशन आई है एक्चुअल वो कोई 4,25,000 टन से ज्यादा नहीं है और अगले 2 महीनों में भी 4.25 लाख टन से ज्यादा नहीं होगी। हुकूमत ने 1.5 लाख टन की इजाजत दी एक्सपोर्ट करने की, फिर 1 लाख और अब 5 लाख टन। क्या मजीद हमारे पास इतनी है कि इससे ज्यादा भी एक्सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों को? ये देखें जी, आप 5 लाख टन जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है जिसकी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। तो आप देखें कि जिस दिन ये परमिशन दी है उससे 1-2 दिन पहले देखें कि मुल्क में प्राइसेस क्या थी और उसके बाद क्या है। इसमें 1 रुपया केजी भी मार्केट में इसकी इंक्रीज नहीं आई। अदरवाइज तो नॉर्मल हालात में इतनी बड़ी परमिशन मिले तो 5-10 रुपये किलो मार्केट बढ़ जाती है, लेकिन देयर इज नो इंक्रीज इन प्राइसेस, जिसका मतलब है कि ये 5 लाख टन परमिशन देने के बाद भी पाइपलाइन में सरप्लस शुगर अचानक 5 लाख, गवर्नमेंट ने पहले 1.5 लाख फिर 1 लाख 5 लाख। इस पर भी कंट्रोवर्सी अब हमें सुनने को मिल रही है कि किसी खास एक ग्रुप को फायदा देने के लिए जो है, इनफरादी ग्रुप को फायदा देने के लिए अचानक 5 लाख टन की इजाजत दे दी है। इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखें जी, मेरा ख्याल है अभी तक जो परमिशन मिली है 1,40,000 और 5 लाख, ना तो किसी ने बेनिफिट लिया और ना किसी को लेने दिया, और इसमें बड़ा ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। जो भी ईसीसी का ऑर्डर हुआ है आप अगर पढ़ें तो उसमें उन्होंने सूबों के दरमियान पिछले साल की प्रोडक्शन की बेसिस पे कोटा एलोकेट किया है, जिसमें पंजाब का 64% है, सिंध का 30% है और केपीके का 6% है। और फिर सूबों में नीचे मिलों में प्रोडक्शन की बेसिस पे किया है। तो आप देखें इंडस्ट्री के अंदर किसी एक बंदे को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से इससे पहले कभी हुआ है। तो ये इस तरह का कोई नहीं है, ना किसी को बेनिफिट दिया और ना किसी को। अभी मजीद एक्सपोर्ट की इजाजत चाहिए, मजीद आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट होनी चाहिए? अभी देखें, जब नवंबर में गवर्नमेंट ने हमारे से वादा किया है कि हम 1 नवंबर को शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग कॉल करेंगे और उस वक्त एदाद शुमार को दोबारा देखेंगे और उसमें हमारी कैल को चेक करेंगे। अगर कोई ऐसे हमें महसूस हुआ कि सरप्लस शुगर है तो उसकी हम इजाज़त दे देंगे। वो इसलिए दे देंगे कि अगले साल की बम्पर क्रॉप है, पिछले साल से भी ज़्यादा क्रॉप है और उसमें एक्सपेक्टेड है कि पिछले साल से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और जो सरप्लस होगा वो भी पिछले साल से ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को रखते हुए गवर्नमेंट ने ज़्यादा इजाज़त दी है, क्योंकि शुगर मिलों को
सीजन शुरू करने में बड़ी मुश्किलात हो रही थी कि इतना बड़ा कैरी ओवर स्टॉक जो उन्होंने पूरा साल किया, डायर पे पर किलो पर मंथ के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट दी है और अभी 200 अरब रुपया बैंकों का एडजस्टेड है। तो इसमें मेरा ख्याल है शुगर इंडस्ट्री की बाद में बारी आई है। गवर्नमेंट की हमेशा प्रायोरिटी पहले ग्रोअर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और उसके बाद में ख्याल आता है गवर्नमेंट को कि इनका भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ीक साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर शुगर एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। IMF ने पाकिस्तान को एक हाथ से $7 अरब का बेल आउट पैकेज दिया तो दूसरे हाथ से शराइत की एक लंबी फहरिस्त भी थमा दी और साथ ही पॉलिसियों को गलत कहते हुए थोड़ा डांट डपट करते हुए कह दिया कि मजबूत पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। अब इन शराइत को पूरा करना हुकूमत के लिए एक कड़ी आजमाइश से कम नहीं होगा। जाहिर है हमेशा की तरह इन शराइत पर वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत भी कर दिए हैं। $1.1 अरब की पहली किस्त तो मिल गई और कर्ज़ की बाकी रकम मिलने से पहले IMF की जिन डिमांड्स पर मुतमईन करना होगा वो कुछ ऐसे हैं। पाकिस्तान को नए काबिल अमल मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी इस्लाहात पर काम करना होगा, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी सरमायाकारी के लिए साजगार एक एटमॉस्फेयर बनाना होगा। ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF ने मुतालबा किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस बैंकों की माली हालत को मुस्तहकम करे। स्टेट बैंक कम कैपिटल रखने वाले बैंकों को रीकैपिटलाइज करे। हुकूमत गवर्नेंस बेहतर बनाने और करप्शन पर एक रिपोर्ट जारी करे और करप्शन की शफाफ तहकीकात के लिए नैब को फॉल करे। अरकान पार्लियामेंट की तरह आला सरकारी ओहदों पर फायज जो लोग हैं, अशखास हैं, उनके असासों को भी फरवरी 2025 तक डिक्लेयर किया जाए। आइंदा साल जनवरी से मकामी और दरामदी गैस की कीमतों का औसत टैरिफ लागू किया जाए और गैस वाले जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाए। हुकूमत जनवरी 2025 तक बिजली फराहम करने वाले डिस्कोस को प्राइवेट करे और IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स वाले जो मुआहदे हैं उन पर उनसे मुज़ाकरात करे। नाजरीन, वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मईशत की सबसे बड़ी खराबी पावर सेक्टर को ही करार दिया है, यानी महंगी बिजली ने तबाही मचा कर रख दी है। अपनी एक रिपोर्ट में आलमी बैंक ने लिखा है कि पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। बिजली की तरसील और तकसीम में नाकिस प्लानिंग रही है पाकिस्तान में। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की नसीहतों और IMF की जो कड़ी शराइत है इस पर अमल कर पाएगा और इन शराइत पर अमल करने से जो आम बंदा है वो कितना इससे मुतासिर होगा। मैं बात करूँगी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, माहिर मुआशियात हैं, सीनियर पर्सनालिटी है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक तरफ पैसे तो मिल गए लेकिन जिन शराइत का मैंने जिक्र किया, इजी है इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान के लिए इन शराइत को? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपने जो शराइत की फहरिस्त है उसको काफ़ी अच्छे अंदाज में पेश किया, मगर मैं आपको ये कह दूं कि इसके अलावा और भी ये है शराइत है, 22 शराइत हैं और ये ऐसा प्रोग्राम है जी। बात दरअसल ये है कि ये हमारे अभी तक 24वां प्रोग्राम को देखते हुए मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सबसे सख्त प्रोग्राम है। ना सिर्फ शराइत सख्त हैं मगर जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हैं। अब आप ये सोचिए कि हमें अपने तिजारती खसारा को अगले साल और उसके बाद वाले साल और इस साल हर साल हमारे GDP के 1% से कम रखना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन खींच खांच के 3-3.5 अरब डॉलर बस। और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे हमारी तारीख में गुजरे हैं जब हमारे जिससे नहीं हो सकता, और एक वक्त ऐसा भी था 2017-18 में जब हमारा खसारा 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। तो अब आप सोचिए कि कितना हमें टाइट करना पड़ेगा
ख़ास तौर पे जब आपके बरामदात में इतना इजाफा नहीं है तो दरामदात को सख्ती से आपको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो सबसे ख़तरनाक शर्त है और टारगेट है, हदफ है, वो है बजट डेफिसिट। इस साल को बजट डेफिसिट को ये कहा गया है कि 5.8% GDP का, पिछले साल ये 6.7% था और आने वाले सालों में गिर गिरा के ये सिर्फ 4.3% तक आ जाना चाहिए। तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ है और हमारा जो आम हर साल खसारा आता रहा है वो 7 से 8% रहा है और इसको 4 साढ़े 4 की रेंज में लाना डिफ़िकल्ट टारगेट। अल्लाह ही हाफिज़ है। हम बस सब दुआ कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, और अब ये देखना है कि हमारी जो हुकूमत है वो किस तरह आगे बढ़ती है। तो डॉक्टर साहब, आपकी क्या सजेशन है? जो ट्रेड डेफिसिट की आपने बात की है, जिस तरह आपने बरामदात का यहाँ पर हाल बताया, बिजली इतनी महंगी है, वो आपकी बरामदात उस जो टारगेट है उसको मीटअप कर नहीं सकती है। एक्सपोर्ट आप कितनी आप एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर आपका वैसे ही आपके मुल्क में डॉलर की कमी रहती है, तो कैसे आप ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको एक लिमिटेड जो बताया है कि 3 अरब डॉलर तक रहना चाहिए, कैसे ये पॉसिबल है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें जो और नए परेशान कुन बातें हैं वो ये है कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में जो तेल की कीमत है उसमें 10 से 12% इजाफा हो चुका है जी। अब आप ये देखिएगा कि आने वाले 2 दिन में फिर से तेल की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा होगा, मजबूरन करना पड़ेगा, इसलिए IMF के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके नतीजे में आपका जो दरामदात का बिल जो है एक्सपेंस है वो बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरी तरफ कपास की फसल अच्छी नहीं, जी बिल्कुल, और कपास की फसल अच्छी नहीं हो रही है लग रहा ये है, और उसके नतीजे में हमें बाहर से कपास बरामदात करना पड़ेगा। तो ये हाल जो है होगा ये कि साल के दौरान स्टेट बैंक अपनी पुरानी हरकतों में आ जाएगा और बहुत से दरामदात के आइटम्स को उनके LCs को खोलने नहीं देगा, और अगर ऐसा हुआ तो प्रोडक्शन जो है, इनपुट्स की यूज़ अगर आपको कम मिलेगी तो यकीनन इससे शरह नमू आपका मुतासिर हो जाएगा। तो मजबूरन इंपोर्ट बंद भी करनी पड़ सकती है बहुत से सेक्टर्स की। जी बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी, इसलिए कि खसारा अगर आपको कम रखना है जबकि तेल की कीमत बढ़ गई है और आपके कपास की फसल कम हुई है, ये 2 चीज़ों की वजह से कम 4 से 5 अरब डॉलर का तो इजाफा है बिल में इंपोर्ट के। तो जो सेविंग है, बचत जो आपने बताया कि 4.3% इतना तक आना चाहिए, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो अब इसके लिए किन किन सेक्टर्स में आपको सोच समझ कर चलना है, कौन से सेक्टर्स में आपको बचत करने की ज़रूरत है? ये टारगेट, पहला टारगेट जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो है ही बहुत मुश्किल, उसको तो अभी फ़िलहाल ना ही समझें, तो ये वाला जो टारगेट है बचत वाला, ये इसको कैसे हुकूमत मीट कर सकती है? सबसे पहले खसारा कम करने से होता ये है कि जो कर्ज़ों पे सूद आप देते हैं वो कम होता है। हाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चीज़ पहले आती है। अब ये देखना है कि हुकूमत क्या पहले कर्ज़ जो है हर साल का कम कर लेगी तो यकीनन अगले साल सूद की पेमेंट कम होगी। दूसरी तरफ जो कमी आपको करनी है वो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़, डिविजन्स, बेशुमार 40 डिवीज़न आपने रखे हुए इस्लामाबाद में, उन सब को अब आपको देखना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपको ये भी ये IMF चाह रहा है कि सब्सिडीज़ जो 1200 से 1500 अरब तक पहुंच चुके हैं ख़त्म करें, और ज़्यादातर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ख़ास तौर पर पावर सेक्टर को उनको कम करके तकरीबन 400-500 पे ले आएँ। अब वो हो सकता है, ये देखना है। आपका जो पावर सेक्टर है वो, जिसे मैंने अंग्रेज़ी में काफ़ी अरसे से कहता रहा हूँ, ये पाकिस्तान का ब्लैक होल है, ब्लैक होल। इसकी वजह से बेपनाह परेशानी हो रही है।
और हमारे जो घराना में जो खर्चा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजली के बिल का हो चुका है और ये बहुत परेशान कुन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर माशियात हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।